नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कांग्रेस ने टिकट देने के लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया है। लगातार 3 बार से हार रहे प्रत्याशियों को अब टिकट नहीं मिलेगा। इधर बीजेपी से आने वाला कोई नेता अगर जिताऊ उम्मीदवार हुआ तो उसे संगठन टिकट देने पर विचार करेगा। अब कांग्रेस के इस नए फार्मूले पर सियासत तेज है। बीजेपी तो कांग्रेस पर निशाना ही साध रही थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नए फार्मूले के सहारे पुरानी चुनौती से निपट पाएगी और जिन प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे उनकी नाराजगी को कांग्रेस कैसे शांत करेगी। कई नया फार्मूला टिकट बंटवारे के बाद पार्टी पर भारी तो नहीं पड़ेगा। आज ही इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में सेट हुआ टिकट का फॉर्मूला। 3 बार से हार रहे प्रत्याशी को नहीं मिलेगा टिकट। बीजेपी से आए नेता पर संगठन करेगा विचार। क्या टिकट को लेकर जंग होगी आर पार? आखिरकार कांग्रेस ने अपने टिकट देने के फॉर्मूले को फाइनल कर लिया। चुनाव अभियान समिति की बैठक में टिकट देने के क्राइटेरिया को सेट किया गया है। तय हुआ कि जो प्रत्याशी 3 बार से लगातार हार रहे हैं उन्हें अब टिकट नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने नेताओं को भी टिकट देने से पहले संगठन इस पर विचार करेगा। फिर ये भी तय होगा कि उम्मीदवार जिताऊ है भी या नहीं। इसके बाद ही उसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये फॉर्मूला उस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो लगातार हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ है। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो चुनावी मैदान में कांग्रेस के नए प्रत्याशी को कई मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। हालांकि कांग्रेस इस क्राइटेरिया को जीत का प्लान बता रही है। ये जो 2023 का चुनाव है वो लगातार आप देखेंगे जनता जिस तरीके से विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, तो संभावित कांग्रेस पार्टी की जीत तो दिख ही रही कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने वाली। रही बात टिकटों की, तो टिकटों के लिए कई तरह के सर्वे हुए हैं, 3 से 4 सर्वे हुए हैं और सर्वे की जब रिपोर्ट आएगी तो सारे टिकट सामने आ जाएंगे और किसको टिकट मिलेगा, ये जीतने वाले को टिकट मिलेगा। और पार्टी में इस समय कई जीतने वाले उम्मीदवार हैं जो चुनाव में बहुत अच्छी अपनी दम रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। इधर कांग्रेस की हर गतिविधि पर बीजेपी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, खासकर उसके टिकट बंटवारे के फैसलों पर, क्योंकि आने वाले दिन में बीजेपी का सामना कांग्रेस के इन्हीं प्रत्याशियों से होना है। खैर, बीजेपी कांग्रेस के नए फॉर्मूले पर तंज कस रही है कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस में सबके टिकट कट जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी नीतियां तो कई सारी बनाती है, कई सारे पैरामीटर्स निर्धारित करती है, लेकिन जब उनके क्रियान्वयन की बारी आती है तो उनके नेताओं की आपसी सिर्फ टप्पल के परिणाम स्वरूप यह कोई भी उनकी कार्य योजना कभी जमीन पर नहीं उतर पाती है। पहले वो बोल रहे थे प्रत्याशियों का घोषणा जो है वह 6 महीने पहले कर दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि हम चुनावों से में आज 3 बार से हारे हुए प्रत्याशियों का टिकट काटेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सभी योजनाएं विफल हो रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार अपना जनाधार खो रही है। संगठन के स्तर पर भी लगातार उनकी खामियां सामने नजर आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन बचाती ही नजर आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि कांग्रेस का ये फैसला उन 66 सीटों के लिए ज्यादा अहम हो सकता है जहां पर बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस लगातार वहां हारती आ रही है। ऐसे में इन सीटों पर नए प्लान के साथ कांग्रेस जाना चाहती है, लेकिन जब 3 बार के प्रत्याशियों का टिकट कटेगा तो इसका असर भी पार्टी पर देखने को मिलेगा और इसे मैनेज करना कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी। अब कांग्रेस कैसे इन सब चुनौतियों से निपटेगी और बीजेपी के सामने कितने मजबूत प्रत्याशी उतारेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और राजनीति में अगर कोई नेता अगर 2 या 3 चुनाव लगातार एक ही बार हार जाए तो उसके लिए आपको लगता है कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए, उसको तो वैसे टिकट नहीं देना चाहिए? हाँ, आज की स्थिति तो ये है ही कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार हार रहा है फिर उसी को टिकट क्यों दिया जाए, उसी के किसी साथी को
आजमाना चाहिए, नए चेहरे को आजमाना चाहिए। ये तो बातें सबके मोटे तौर पर समझ में आती है, लेकिन आज कांग्रेस की समझ में आई है तो अच्छी बात है कि कुछ सीटें बढ़ा लेंगे अपनी। तो इस प्रकार का यदि फार्मूला लेकर के, लेकिन एक और मनोज जी बहुत संदेश एक मुझे महसूस हुआ है जी कि बीजेपी में से आने वाले व्यक्तियों को भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन जीतने की संभावना देखने के बाद। इससे ये संदेश जाता है कि बीजेपी के लोग यदि और आना चाहें तो आ जाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे 2018 की हार के बाद भाजपा ने एक अपना ओपन मार्केट कर दिया था कि आइए और सरकार बनवाइए। अब कांग्रेस का भी यही कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त भाजपा बना दी उन्होंने। कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई या भाजपा युक्त कांग्रेस बनने जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में, मैंने कॉलम में भी लिखा था, आने वाले समय में एक भगदड़ मचेगी। जिनको भाजपा में टिकट नहीं मिलेगा वो कांग्रेस में जाएंगे। और क्यों जाएंगे? क्योंकि जो एक नैतिकता का तटबंध था, जिसको हम ये मानते थे कि इसके कारण भाजपा का कम से कम व्यक्ति रुक जाता है, वो तटबंध जो है आपने तोड़ लिया है और उसका प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा। हमें एक चीज का और विचार करना पड़ेगा, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, कि दो बड़े नेता कांग्रेस में पिछली बार 2013 के चुनाव में गए थे, रामकृष्ण कुशमारिया जी और सरताज सिंह। उनका एक फायदा तो हुआ कि कांग्रेस को दमोह वाली कुशमारिया जी के क्षेत्र की कुछ सीटें मिल गई, लेकिन सरताज सिंह जी का कोई लाभ नहीं हुआ और दोनों के दोनों चुनाव भी हार गए। सरताज सिंह जी भी हार गए और कुशमारिया जी भी हार गए और दोनों लौट के भाजपा में आ गए। तो इस बात से ये स्पष्ट संदेश जाता है कि जो भाजपा का चेहरा है, एज लाइक एज दीपक जोशी और भंवर सिंह शेखावत, ये भाजपा के चेहरे हैं, पुराने नेताओं के या नेता हैं या नेताओं के सुपुत्र हैं। इसलिए इनकी जीत की संभावना ठीक कुशमारिया जी और सरताज सिंह जैसी होने वाली है। ये मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है। लेकिन जो ऐसे चेहरे हैं कि जिनको ना भाजपा से लेना देना ना कांग्रेस से लेना देना, लेकिन भाजपा में लंबे समय रहे और कांग्रेस में चले जाएंगे, वो जीत सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, सतीश सिकरवार जी भाजपा के चेहरे थे, भाजपा का बड़ा नाम था उनका, उनके पिताजी और उनके भैया जो है भाजपा के विधायक रहे हैं नीतू, और संघ की दृष्टि से भी काफी अंदर तक माने जाते थे और वो कांग्रेस में गए। भाजपा के लोगों ने समर्थन दिया और जो है मुन्ना लाल गोयल को हरा करके और वो विधानसभा बाद में पत्नी भी महापौर हो गई उनकी। बाद में पत्नी भी महापौर हो गई। वो भी फार्मूला वही था जो विधायक जी के साथ हुआ, सतीश जी के साथ हुआ, वही था। और इसी प्रकार से यदि मान लो भाजपा के में कांग्रेस के कुछ लोग आए हैं, सामान्य वाले बात कर रहा हूँ, ये दल बदल की बात नहीं कर रहा, तो सामान्य वाले लोगों ने भी जीतने जैसा रिकॉर्ड जमाया है। तो जो जिन लोगों का अपना निजी जनाधार है उसे दलीय समर्थन मिल जाए और पुराने दल के कुछ लोगों को तोड़ लेंगे तो उनके जीत का फार्मूला निकल आता है। यहाँ ये स्थिति है कि देखिए, हम कितना ही चाहे अपनी भाषा को बदल ले या कुछ भी बोल ले, आज भाजपा के खिलाफ कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी जैसा मुद्दा या महंगाई जैसा मुद्दा उठा पाने की स्थिति में नहीं हुई है। इसलिए आप एक चीज मान करके चलिए कि जनता के अंदर वो आक्रोश नहीं है जो सत्ता परिवर्तन का दिखाई देता है। कम से कम 2003 जैसी स्थिति नहीं है। 2018 में एक चमकदार बात बनी थी, वो स्थिति भी मुझे तो नहीं दिखाई देती। हो सकता मेरा दृष्टिकोण ऐसा हो, लेकिन मुझे ये दिखाई नहीं देता कि अभी 2018 वाला भी फार्मूला हो। हाँ, एक बात जरूर कह करके मैं पहले दौर की बात समाप्त करता हूं, और वो ये है कि कमलनाथ जी के द्वारा जो ये बार बार रणनीति बनाई जा रही है, मनोज जी, एक बात आपको विचार करना पड़ेगी, क्योंकि कमलनाथ जी के द्वारा, मैंने जैसा आपसे दिन में भी चर्चा की थी, कमलनाथ जी के द्वारा ऐसा कोई फार्मूला या विजन मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट का 2018 के बाद से आज तक पेश नहीं किया गया है। ना तो मुख्यमंत्री रहते हुए किया गया, ना मुख्यमंत्री से हटने के बाद पेश किया गया, कि जिससे जनता आकर्षित हो जाए। केवल चुटकुलों से, केवल बयानबाजी से, केवल तंज से कभी चुनाव नहीं जीते जाते। जनता को 2003 में उमा भारती जी ने लाल परेड ग्राउंड पर एक नया ऐसा प्रोजेक्ट पेश किया था जिसमें सपना दिख रहा था कि ये मध्य प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। पंचायत जैसी योजना उसमें निकल कर आई थी। तो ब्रजेश जी, फार्मूला की बात हो रही है, कांग्रेस में क्या वैसे, मतलब 3 बार का जो मैंने शर्मा जी से पूछा, अगर कोई नेता 3 बार हार रहा है, लेकिन अब ये विडंबना है कि वो ही नेता जो ये निर्णय ले रहे हैं वो शीर्ष कमेटियों में बैठे हैं, जिनके नाम लगातार लंबी हार की रिकॉर्ड है। अशोक सिंह की अगर हम बात करें, ग्वालियर में 3 बार चुनाव हार जाते हैं, इसके बाद वो कोषाध्यक्ष बन जाते हैं, सरकार बनती है तो अपेक्स बैंक के चेयरमैन को बना दिया जाता है। आज भी वो पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका में,
सुरेश पचौरी की हम बात कर लें, कई मौके उनको मिले लेकिन वो जीत नहीं पाए। अजय सिंह की बात कर लें, 2 चुनाव हार गए, लोकसभा विधानसभा। रामनिवास रावत एक कार्यकारी अध्यक्ष, 2-2 3-3 चुनाव हार गए। अब बेहतर होता कि वो ये कहते कि जो 66 सीटें हम लगातार हार रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह को आपने दौरे करवाए, जो कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे थे कि हम चुनाव के 3 महीने 6 महीने पहले सीटें यहाँ पे उम्मीदवार घोषित कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने तो 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो फार्मूले की बजाय वो इन 65-66 सीटों की चिंता कर लेते, उस पर उम्मीदवार घोषित कर देते, फिर नए फार्मूले पर जाते तो शायद बेहतर होता पार्टी की दृष्टि से भी। देखिए मनोज जी, फार्मूले की हम बात कर रहे हैं तो यदि मुकाबला दिलचस्प हो, कांटे की टक्कर मानी जा रही हो, ऐसी उम्मीद दोनों दलों को हो और लोगों को भी ऐसा लग रहा हो कि हाँ मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, जब ऐसा मुकाबला हो तो बीजेपी जैसी पार्टी जो फार्मूला लेकर चलती है, फार्मूले के तहत टिकट वितरण करती है, जब वो कोई फार्मूला नहीं लागू कर पा रही है, चाहे वो परिवारवाद की बात करो, चाहे वंशवाद की बात करो या हारे हुए लोगों की बात करो, बिल्कुल उन्होंने सारे क्राइटेरिया साइड में रख दिए, सारे फार्मूले साइड में रख दिए, जो अमित शाह अपनी बातों में कह कर गए कि परिवार से कोई आएगा हम उसको भी टिकट देंगे, जीतने वाला होगा उसको भी टिकट देंगे, और पहली लिस्ट में हमने देख भी लिया, कोई फार्मूला नहीं चला। तो आप कांग्रेस से कैसे उम्मीद कर सकते हो? कांग्रेस कभी फार्मूले पे अमल कर पाई है क्या मनोज जी? मुझे तो इस बात पर भी आशंका है कि वो कह रहे हैं, अगर वो ऐसा कर लेते तो। आशंका इस बात पर भी है कि वो कह रहे हैं कि हम फार्मूले बना रहे हैं, 3 बार के लोगों को बाहर कर देंगे। तो 3 बार के लोगों को बाहर कर देंगे तो मुझे लगता है कि उनको कुछ सीटों पर तो उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। यदि भोजपुर से वो 3 बार से बाहर करते हैं तो सुरेश पचौरी लड़ते रहे वहां से 2 बार। यदि वहां से राजकुमार पटेल को भी टिकट देते हैं तो वो कौन से जीते हुए वाले उम्मीद हैं। यदि हम अजय सिंह राहुल भैया की बात करें तो लोकसभा विधानसभा 2 चुनाव तो वो भी हार चुके हैं। रामनिवास रावत की बात करें तो उनके क्षेत्र में आपके पास कोई उम्मीदवार है क्या? तो कोई फार्मूले काम नहीं करते मनोज जी। यदि हम उनकी सर्वे की रिपोर्ट देख लें तो अभी सुरजेवाला आए थे, देखिए आप जिला इकाई ने किस तरह से सर्वे रिपोर्ट दी, जो मेल ही नहीं खा रही ना आला लेवल की जो हाईकमान ने कराई है उससे मेल खा रही है, ना जो प्रदेश वालों ने कराई उससे मेल खा रही है। क्यों नहीं करा रही? क्योंकि वहां सब पट्टे बैठे हैं नेताओं के। बिल्कुल। वो कैसे दे देंगे कि 2 अच्छे जीतने वाला व्यक्ति है उसका टिकट दे देंगे या उसको वो पहली सूची में, वो थर्ड नंबर पर डाल दिया उन्होंने नाम। ये सुरजेवाला ने खुद कहा कि भाई बाकी सर्वे की रिपोर्ट में जो पहले नंबर पे है, आपकी रिपोर्ट में 3rd नंबर पर क्यों है? वो इसलिए 3rd नंबर पर है कि वो जिसके समर्थक हैं उसके नेता को पहले नंबर पर रखेंगे और बाकी के जो आ रहे हैं दूसरे गुट से आ रहे हैं वो दूसरे या तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। तो कांग्रेस में कोई फार्मूला ना पहले चला है ना आगे कोई फार्मूला चलेगा, इसलिए वो हर बार कहते हैं कि जीतने वाले को देंगे। हारने वाले को कौन टिकट देता मनोज? सब जीतने वाले को ही देते हैं ना, लेकिन जीतने वाले में भी कौन बेहतर है? तो ये मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तय करती है। ये बात हो रही है कि वो बार बार हार जाता है, बार बार हार जाता है। यदि मैंने पहले भी कहा कि यदि ऐसा कोई फार्मूला उन्होंने लागू किया तो उनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। और रही बात कि जो हारे हुए लोगों की बात कर रहे हैं या जो बीजेपी से आए लोगों को यदि वो टिकट देते हैं तो मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए प्लस ही हो जाता है। सिकरवार का जो उदाहरण शर्मा जी बता रहे थे, कुछ भी ऐसे बिरले होते हैं, वो परिस्थितियां अलग थी, उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस छोड़कर आए थे, लेकिन जो बीजेपी से जाता है कांग्रेस में वो जीत नहीं पाता है, बल्कि और जो बीजेपी का जो वोटर है वो उसके साथ नहीं जाता। कांग्रेस के नेता के साथ साथ वो वोट बैंक भी उसके साथ चला जाता है, समर्थकों के साथ वो वोट बैंक भी चला जाता है दूसरी पार्टी में। लेकिन बीजेपी का यदि कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है, वहां से टिकट लेकर चुनाव लड़ता है तो उसके साथ वोटर नहीं जाते, कार्यकर्ता नहीं जाते। यदि वो निर्दलीय लड़ता है तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, वो उसके साथ खड़े होते हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से उमा भारती ने दूसरी पार्टी बनाई तो नाराज वोटर था, जो बीजेपी का नाराज था, वो कांग्रेस के पास नहीं गया, उमा भारती के पास चला गया। आप देखिए कांग्रेस के पास बीजेपी की मदद हुई तो बीजेपी को ही मदद होती। यदि बीजेपी से गया व्यक्ति को यदि वो टिकट देते हैं, जैसे कि सज्जन सिंह वर्मा भी कह रहे हैं, कमलनाथ भी कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे उनको भी टिकट देंगे हम बीजेपी से, लेकिन जिला इकाई सहमति देगी। तो जिला इकाई को पूछता कौन है? ये कहने के लिए होता है। यदि वो उनको टिकट देंगे तो बीजेपी यहाँ प्लस करेगी, उसके साथ ना कार्यकर्ता जाएगा ना वोटर जाएगा, ये उसके लिए और फायदेमंद साबित होगा। और जो सूची आने में देरी हो रही है कांग्रेस की, मुझे लगता है वो उम्मीद इसी बात पर है कि बीजेपी से लोग टूट कर आए, नाराज लोग टूट कर आए, हमें उनको उम्मीदवार बना दें। तो शर्मा जी, ये जो बात करी ब्रजेश जी ने, आपने भी कही, और कांग्रेस भी कह रही कि बीजेपी से जो लोग आएंगे और जो सक्षम होंगे उनके टिकट देंगे। तो अगर आप टिकट नहीं दोगे तो आएगा कौन, पहली बात। और अगर वो इतने सक्षम हैं तो पार्टी बीजेपी उनका टिकट क्यों काटती? नहीं, डील करने के बाद ही कोई आता है। अभी मैं उल्लेख करूं आपको कि एक हमारे मित्र हैं, हमारे पास फोन आया कि हम एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। उन्होंने सम्मेलन किया, फोटो भेजी मेरे को, बड़े लोग शामिल हैं उसमें। तो बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो हम भी कांग्रेस में चले जाएंगे। तो मैंने कहा तो आज ही चले जाओ, क्योंकि बीजेपी तो आपको टिकट दे नहीं रही।
क्योंकि मेरे को जानकारी में कि वहां से उनको टिकट मिलना ही नहीं है। तो उनने कहा कि हम चले जाएंगे, लेकिन हमको टिकट का आश्वासन होगा तो ही जाएंगे, नहीं तो क्या को जोखिम उठाएं। बिल्कुल। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो मनोज जी, बहुत एनालिसिस करिए आप, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम बहुत अच्छे एनालिसिस की तरफ बात कर रहे हैं। मैंने 2 लोगों का नाम लिया था। ये दोनों लोग जो है राजनीतिक रूप से बड़बोले हैं। भंवर सिंह शेखावत जी योग्य व्यक्ति हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन वो बड़बोले हैं। वो बोल करके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं जो वास्तविक धरातल पर नहीं होती। जहां तक दीपक जोशी जी का प्रश्न है, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं बड़ा स्नेह करता हूं उनको, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये बात कर रहा हूं, कैलाश जोशी जी के सामने ही बड़बोलेपन थे वो। और आप उसको देखिए, जब वो हमीदिया कॉलेज में चुनाव लड़ा करते थे तभी वो शिवराज जी से पंगा लेते थे। बिल्कुल। और उनको मालूम है कि शिवराज जी लगातार चुनाव जीत करके और जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, और दीपक जोशी जी शिवराज जी के अधीन मुख्यमंत्री बने और कैलाश जोशी जी के नाम पर जीतते थे। कैलाश जोशी जी के बाद का एक चुनाव हुआ, उसी में चुनाव हार गए वो। तो आप उसको समझने की कोशिश करिए कि बड़बोलापन आदमी को स्थिरता से दूर करता है। आप राजनीति करिए, पत्रकारिता करिए, कुछ भी करिए, जो बड़बोले व्यक्ति हैं उनकी खबरों को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कोई नहीं पढ़ता। तो यही राजनीति में स्थिति है कि जिन लोगों की टिकटें काटी जा रही हैं उनका जो है जनता में बड़बोलापन है और बाहर भी बड़बोलापन है। इसलिए वो मोटे तौर पर आइसोलेट हो रहे हैं अपने स्थान पर भी। लेकिन ये आप समझ में आती है, जैसे मान लो आदरणीय कमलनाथ जी हैं, उन्होंने यदि इन दोनों को ले लिया तो क्यों ले लिया? दीपक जी आज भी कह रहे हैं कि मैं शिवराज जी के सामने चुनाव लड़ूंगा। विधायक बनने की कोशिश करो, अपने क्षेत्र से लड़ो। दिग्विजय सिंह जैसा दिग्गज व्यक्ति भोपाल पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकता तो क्या शिवराज जी को हरा देंगे दीपक जोशी? तो ये सुसाइड करने के लिए क्यों जा रहे हैं? राजनीतिक सुसाइड के लिए क्यों गए? कई बार होता है ना, उंगली कटा के शहीद होने का उपक्रम होता है। ऐसा सही, अरे अभी अवस्था है, उम्र है उनकी, और अभी वो जो है दीवार से टकराने जा रहे हैं। कहीं ना कांग्रेस से बात करिए कि मुझे सरल सीट पर से चुनाव लड़ा के विधानसभा भेजिए, वो नहीं करेंगे। परंतु इनको तो बलि का बकरा चाहिए, बलि का बकरा बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी थी, मुख्यमंत्री के सामने लड़ती थी, करुणा शुक्ला जी, करुणा शुक्ला जी, वो वहां मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ ली और हार गई। तो आप उधर देखिए, अपने राजस्थान में वसुंधरा जी के सामने जो लड़े जसवंत सिंह जी के बेटे, वो भी चुनाव हार गए। भैया आप भाजपा से नाराज हो रहे हो, आपको कांग्रेस में जाना, जाओ। आप कांग्रेस में जाकर के भी विधायक तो बनो। आप मुख्यमंत्रियों के सामने भिड़ रहे हो, अरे उनको तो बलि का बकरा चाहिए, आप बलि का बकरा बन रहे हो। तीनों जगह का मैंने आपको उदाहरण दिया, तीनों जगह भाजपाइयों को लड़ा। तो आप राजनीति कर रहे हो तो राजनीति की तरीके से करो। ऐसा अरुण यादव के संग भी हुआ था, हमने देखा था 2018 में बुधनी में। नहीं, अरुण जी को तो दाव पे लगाया था कमलनाथ जी ने। और मैं आप और हम सब बार बार एक बात कहते हैं कि जितने भी कांग्रेस के युवा हैं सबको दाव पे लगा के साफ कर दिया। ये जीतू पटवारी समझदार है, जो अपने क्षेत्र को बचाए हुए हैं, उनका कैलाश जी से समन्वय है और वो चुनाव जीत जाते हैं। तभी तो वो कहते हैं पार्टी के ही तेल लेने, भैया मुझे ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो। बस तो आदमी यहाँ जो है दाव पे लगने जा रहे हैं। अब भंवर सिंह शेखावत जी जो जहाँ जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां पिछली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने भाजपा की टिकट पर, और एक राजेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति को कैलाश विजयवर्गीय जी ने खड़ा कर दिया, जिसके कारण वो चुनाव हार गए, जिससे नाराज हैं हमेशा से वो। ये बारीक बातें हैं, ये सब भंवर सिंह शेखावत की नाराजगी कोई भाजपा से है क्या? राजेश अग्रवाल जी के चुनाव लड़ाने से उनके मन में, लेकिन आपको नहीं लगता नेता ये भूल जाते हैं उस समय कि वो किसके कारण बने हैं, किस पार्टी के कारण? ये एक दिक्कत है। लेकिन ब्रजेश जी, जो शर्मा जी ने उदाहरण दिया और हम भी लगातार देख रहे हैं, और आपने भी जैसा कहा कि कोई फार्मूला कांग्रेस में चलता नहीं है, लेकिन अगर आपको चुनाव जीतना है तो कुछ तो फार्मूला बनाना पड़ेगा आपको। निश्चित तौर पर फार्मूले बनाने चाहिए, लेकिन नोजी बना तब सकते हो ना आप। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि एक गलत फार्मूला फेल होता है और वो पूरी लेब को ले डूबता है। लेकिन ये प्रयोग तब कर सकते हो ना आप मनोज जी, जब पूरा संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक एक लाइन में हो। अभी तो ऊपर वाला कुछ फार्मूले बनाता है, ऊपर वाला कुछ निर्देश देता है, नीचे वाला उसका पालन ही नहीं करता हो। जब जहाँ नेता बड़े हो जाते हो, संगठन बौना हो जाता हो, वहाँ कोई फार्मूला काम नहीं करेगा ना। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कौन सुन रहा है? मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि कमलनाथ जी के निर्णयों पर कोई दखल दे सकता है राष्ट्रीय आलाकमान? मुझे नहीं लगता मनोज जी कि कुछ हो सकता है। तो जब फार्मूला बनेगा कैसे? कि फार्मूला तो तब होगा कि आप अरुण यादव को भी एक नज़र से देखो, आप जीतू पटवारी को भी, अजय सिंह को भी, सुरेश पचौरी को भी, दिग्विजय सिंह को भी, लेकिन नजरें आपकी एक नहीं है ना, क्योंकि आपका आला कमान कमजोर है। तो आप कैसे कोई फार्मूले पर अमल करा सकते हो? यहाँ तो यदि कमलनाथ जी ने कह दिया कि अरुण यादव जी का टिकट कटना है तो कौन रोक सकता है?
फार्मूला वही है जो कमलनाथ जी ने तय कर लिया है। कमलनाथ जी के मन में है कि मुझे टिकट देना है तो मुझे दे देंगे, शर्मा जी को देना है तो शर्मा जी को दे देंगे और फार्मूले में फिट कर देंगे। यहाँ टिकट दे के फार्मूले में फिट किया जाता है और जब फार्मूला बनाया जाता है तब फार्मूले में आदमी फिट नहीं किए जाते, फार्मूले के अनुसार जो आदमी आता है उसको टिकट दिया जाता है। तो ये जो परिस्थिति है वो कांग्रेस में है मनोज जी, भले ही कोई भी आ जाए, चाहे सुरजेवाला आ जाए, चाहे जितेंद्र सिंह आ जाए, मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी का ही अंतिम निर्णय होगा। फार्मूले सिर्फ इस आधार पर होंगे कि भाई इनको टिकट दिया, फार्मूले में फिट हैं, ताकि लोगों को जो नाराज हैं उनको एक मैसेज दे सको आप। अभी तो पूरे प्रदेश शहर में देखिए हर संभावित उम्मीदवार खुद को कह रहा है, वो छोटी प्रतिक्रिया शर्मा जी को, समय इजाजत नहीं दे रहा जी। मैं ज्यादा बोलना ही नहीं चाहता। जिस सुरजेवाले के सामने ये फार्मूला रखा वो कितनी बार चुनाव हार गए। यही तो सबसे बड़ी बात है जो मैंने प्रदेश कमेटी का भी जिक्र किया, लेकिन अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर राजनीति में कोई एक सेट फार्मूला नहीं होता, लेकिन कई बार होता है कि जब आप फार्मूले लाते हैं, प्रयोग करते हैं तो कोई प्रयोग सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन कई बार वो प्रयोग जब उल्टा पड़ता है तो वो फार्मूला भी डूब जाता है और फार्मूले को बनाने वाला भी डूब जाता है और जिस लेब में वो फार्मूला बनाया जाता है कई बार वो भी ढह जाती है। तो इस पर अब नज़र होगी कि आखिर वो फार्मूला क्या होगा। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।